सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 12 के लिए वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के टोटल 7 मैचेस यहां पर हुए थे, जिनमें से 4 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 3 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 188 रन का था, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 176 रन का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस जीते थे। वानखेड़े स्टेडियम पर रेड सॉइल की पिच का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली होती है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद ट्रू पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही वजह है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल 2024 के जो 7 मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे, उनकी 4 पारियों में 200 के ऊपर का स्कोर बना था, जबकि 3 पारियों में 190 से 200 के बीच का स्कोर देखने को मिला था। तो आप इन स्कोरिंग पैटर्न से भी आइडिया ले सकते हो कि हाल फिलहाल में वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से आपको आईपीएल 2024 के दौरान हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले थे, और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो कम से कम 200 के आसपास का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो वानखेड़े स्टेडियम ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 62 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 63 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 74 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान और तेज आउटफील्ड के कारण यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, और इस मैच में एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है, तो उनको पहली पारी में कम से कम 210 के आसपास या फिर 210 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 के आसपास या फिर 200 से नीचे बनता है, तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब वानखेड़े स्टेडियम पर दूसरी पारी में काफी ज्यादा ड्यू भी आती है, तो ड्यू फैक्टर की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना पहली पारी के मुकाबले थोड़ा आसान साबित होता है, और ड्यू फैक्टर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना था वो एमआई का था डीसी के खिलाफ 234 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल एमआई का था आरआर के खिलाफ 125 रन 9 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ था वो एमआई ने किया था आरसीबी के खिलाफ 199 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ था वो केकेआर ने किया था एमआई के खिलाफ 169 ऑल आउट। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 28 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 14 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 22 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट्स मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 4 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 9 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट मिला है। तो आप इन लास्ट 3 आईपीएल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में वानखेड़े स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से ज्यादा मदद मिलती है, जहां नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से काफी अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स
ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे वो आपको 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी फ्लैट हो जाएगी और फिर तेज गेंदबाजों को मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में स्लोअर डिलीवरीज और कटर्स पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट चटकाने के लिए। वैसे वानखेड़े स्टेडियम की इस पिच से पूरे मैच के दौरान तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस मिलेगा। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो आईपीएल 2024 के दौरान हमने देखा था कि मिडिल ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को भी थोड़ा ग्रिप और टर्न मिल रहा था। इसी वजह से यहाँ पर क्वालिटी स्पिनर्स ने काफी ज्यादा विकेट्स भी चटकाए थे। और इस मैच में भी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद होंगे, जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और विघ्नेश पुथुर। तो वो इस पिच पर मिडिल ओवर्स में 2 या 3 विकेट ले सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स थोड़े ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स। और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो।